Frederick Sory's painting and the measures introduced by the French revolutionaries. So let's get started. This is the picture of Frederick Sory's. इसका नाम है द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, जिसे 1848 में पेंट किया गया था। इस पेंटिंग के बारे में हम थोड़ा डिटेल से देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस पेंटिंग इज पेंटेड बाय फ्रेडरिक सोरियू, जो कि एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे। फ्रेडरिक सोरियू ने इन पेंटिंग्स में अपने ड्रीम को शो किया, और वो ड्रीम है ऐसे वर्ल्ड का ड्रीम जो डेमोक्रेटिक होगा, सोशल होगा और रिपब्लिक होगा। और इन्हीं 4 पेंटिंग में से एक पेंटिंग को आपकी हिस्ट्री बुक में दिया हुआ है, जो हमारे सामने है। सबसे पहले हम इन 3 वर्ड्स को शॉर्ट में देखते हैं, जो है डेमोक्रेटिक, सोशल और रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक से मतलब है कॉमन पीपल होल्ड पॉलिटिकल पावर्स, कैसे? थ्रू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। सोशल से मतलब पब्लिक ओनरशिप ऑफ मैनी की एरियाज लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन या हेल्थ केयर etc। एंड रिपब्लिक, नो मोनार्की, इसका मतलब है कि सिटीजन हैव द पावर टू चूज देयर लीडर और हेड। सेकेंड पॉइंट, पेंटिंग में अमेरिका और यूरोप के सभी उम्र के लोगों और सभी सोशल क्लासेस के लोगों को एक लाइन में मार्च करते हुए दिखाया है, यानी कि वो लोग सब एक लाइन बना के आगे बढ़ रहे हैं सभी। और ये सभी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जो इनके लिए आज़ादी की देवी है, जैसे हमारे इंडिया में भारत माता, वैसे ही ये इसे होमेज देते हुए, यानी श्रद्धांजलि या रेस्पेक्ट शो करते हुए इसके सामने से निकल रहे हैं। आप इमेज में देख पा रहे हैं सभी किस तरह से लाइन बना के इसके सामने से यहाँ से निकल रहे हैं। थर्ड पॉइंट, ए फीमेल फिगर। यहाँ पर ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बारे में बात कर रहा है। आप ये देख रहे हैं जो मैंने राउंड किया है, वाइट कलर की स्टैच्यू, ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। इसके बारे में बात कर रहा है कि इसके एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है, यानी जलती हुई मशाल है, और दूसरे हाथ में क्या है? द चार्टर ऑफ द राइट ऑफ द मैन। आपको पता होना चाहिए कि चार्टर ऑफ द राइट ऑफ द मैन क्या है। हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था कि ये क्या चीज़ है। यह है एक डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट है, जिसमें वो सभी राइट्स के बारे में बताया है जो मोनार्की एंड होने के बाद में वहाँ के जो सिटीजन्स उनको मिलेंगे। ये उन्हीं राइट्स के बारे में बात कर रहा है। फोर्थ पॉइंट, इस पेंटिंग में यहाँ पर ये बताया हुआ है कि आगे की तरफ अर्थ पर टूटे हुए टुकड़े बिखरे हुए हैं, जो एब्सोल्यूटिस्ट के हैं, यानी मोनार्की इंस्टीट्यूशंस के। आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये जो मैंने राउंड किया है, इस तरह के बहुत सारे टुकड़े छोटे छोटे। इसका मतलब है कि किंग्स के पैलेस और उनके आइकन्स को यहाँ पर ब्रोकन बताया है, जो ये शो करते हैं कि मोनार्की एंड हो चुकी है। नेक्स्ट पॉइंट, इन सोरियूज उटोपियन विजन। यहाँ पर फ्रेडरिक सोरियू के उटोपियन विजन को बताया। व्हाट इज उटोपियन? Utopian vision is a vision of a society that is so ideal that it is unlikely to actually exist। मतलब है कि ऐसा विज़न जिसमें आप ऐसे सोसाइटी को इमेजिन करते हो जो बहुत ज़्यादा आइडियल पर बेस होता है। और कौन सा आइडियल पर बेस होता है? डेमोक्रेटिक, सोशल और रिपब्लिक, यानी बहुत ही अच्छी सोसाइटी को इमेजिन किया है जो एक्चुअल में होना पॉसिबल नहीं। और ये भी कब? 18th सेंचुरी के स्टार्टिंग में। इसीलिए फ्रेडरिक सोरियू के इस विज़न को उटोपियन नाम दिया है, मतलब एक इमेजिनरी है। 6 पॉइंट, और यहाँ इस पेंटिंग में लाइन में चलते हुए लोगों के जुलूस को जो कंट्रीज लीड कर रहे हैं, उनमें शामिल है आपका यूएसए और स्विट्ज़रलैंड, जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस कर चुके हैं। जो मैंने राउंड किया है, ये और ये इस तरह के जो लोग हैं, ये यूएसए और स्विट्ज़रलैंड के बताएं। और यही ऐसे 2 कंट्री हैं जो इस टाइम पर क्या थे? ऑलरेडी नेशन स्टेट। और आप जानते ही हैं कि नेशन स्टेट का मतलब क्या होता है, कि वो ऐसे कंट्रीज जहाँ पर मोनार्की फिनिश हो चुकी हो और पावर जो है वो वहाँ के लोगों के पास हो। नेक्स्ट पॉइंट में बात की है कि पेंटिंग में आप फ्रांस को उसका ट्राई कलर फ्लैग से पहचान सकते हो। ये जो मैंने राउंड किया है, ये है फ्रांस का फ्लैग, और इस फ्रांस के फ्लैग को जर्मनी के लोगों के थ्रू फॉलो किया जा रहा है। और ये जो मैंने सेकंड राउंड किया है, ये है जर्मनी का फ्लैग। तो ये जर्मनी का फ्लैग है। यहाँ पर फ्रांस के फ्लैग को जर्मनी के लोगों के थ्रू फॉलो करने का मीनिंग है कि वो भी फ्रांस की तरह मोनार्की को फिनिश करवाना चाहते हैं और अपने आप को एक नेशन स्टेट बनाना चाहते हैं। लास्ट पॉइंट, जिसमें पेंटिंग में हेवन का सीन बताया है, जिसमें क्राइस्ट, सेंट्स और एंजल्स स्वर्ग से धरती पर इन लोगों को देखते हुए बताया हुआ है। ये इस तरह के ये सारे लोग, वो लोग धरती पर देख रहे हैं। और ये चीज़ यहाँ पर ये सिम्बलाइज करती है या रिप्रेजेंट करती है कि वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज़ में एक तरह से फ्रेटर्निटी है, भाईचारा है। तो इस तरह से फ्रेडरिक सोरियू ने अपने विजन को इस पेंटिंग के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, जो रिलेटेड है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से।
मेजर्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज। इस टॉपिक में बात होगी उन चेंजेस की जो फ्रांस में मोनार्की को फिनिश या रिमूव करने के बाद हुए। इससे पहले हम थोड़ा सा फ्रेंच रिवॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। यूरोप में नेशनलिज्म का फर्स्ट एक्सप्रेशन 1789 में फ्रांस में फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हुआ। इस रिवॉल्यूशन के थ्रू फ्रांस के लोगों ने मोनार्की को कंप्लीटली फिनिश करके वहाँ पर डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश किया। और जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के थ्रू पावर वहाँ के सिटीजन्स के पास आ गई थी तो वहाँ के लोगों को सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी की ज़रूरत महसूस हुई। यहाँ पर कलेक्टिव का मतलब है एक पर्टिकुलर ग्रुप या कंट्री, और जो कंट्री की आइडेंटिटी होगी वही वहाँ के जो सिटीजन है उनकी आइडेंटिटी होगी। फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया का नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये सभी इंडिया को यूनिटी में शो करती हैं और सभी सिटीजन्स इनसे कनेक्टेड है। इस तरह सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी को फ्रांस के लोगों में क्रिएट करने के लिए चेंजेस किए गए या मेजर्स किए गए। उनमें है फर्स्ट पॉइंट द आइडियाज़ ऑफ ला पेट्री यानी फादरलैंड। यहाँ पर बात हो रही है ये कंट्री हमारे फोर फादर्स का है, हमारे पूर्वजों का, यानी यहाँ पर किसी मोनार्की का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। एंड ले सिटियोनी यानी द सिटीजन। यहाँ पर सभी फ्रांस के लोगों के लिए एक ही टर्म यूज़ होगा और वो था द सिटीजन। इसका मतलब हमने 9th क्लास में देखा था कि फ्रेंच सोसाइटी में 3 स्टेट थे, यानी 3 पार्ट्स में वो फ्रेंच सोसाइटी डिवाइड थी। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट, जिनमें क्लर्जी, नोबल एंड पीजेंट्स और बिजनेसमैन इंक्लूडेड थे। तो इस डिविजन्स को रिमूव करके सबको सिटीजन्स बोला जाएगा। इस तरह के आइडियाज़ को सोसाइटी में स्प्रेड किया गया, जिसमें एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर एक यूनाइटेड कम्युनिटी फॉर्म होगी और सभी को इक्वल राइट्स प्रोवाइड होंगे। सेकंड पॉइंट, मोनार्की के रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग को रिप्लेस करके एक न्यू फ्रेंच फ्लैग बनाया गया जिसमें 3 कलर्स थे, ब्लू, वाइट एंड रेड। थर्ड पॉइंट, स्टेट जनरल। स्टेट जनरल ये मोनार्की के टाइम की लेजिस्लेटिव असेंबली थी जो रूल्स फ्रेम करती थी। इसे नेशनल असेंबली नाम दे दिया गया और नेशनल असेंबली के मेंबर्स को एक्टिव सिटीजन्स इलेक्ट करते थे। एक्टिव सिटीजन्स वो लोग जिनके पास राइट टू वोट था, और वो लोग कौन होंगे हम इसे शॉर्ट में देखते हैं। Active citizens are citizens who have knowledge about law, they have a continuous income and pay taxes, they consist of the right to vote। कहने का मतलब ये है कि एक्टिव सिटीजन्स वो लोग थे जो कि टैक्सेस पे करते थे, उन्हीं के पास राइट टू वोट था। फोर्थ पॉइंट, न्यू हिम्स वर कंपोज्ड यानी कि सॉन्ग ऑफ प्रेज लिखा गया। आप जानते हैं किसी भी कंट्री का सॉन्ग ऑफ प्रेज उसका नेशनल एंथम या नेशनल सॉन्ग होता है। ओथ्स टेकन यानी कि जो भी असेंबली में मेंबर्स इलेक्ट हुए थे उन्होंने फ्यूचर में अच्छे काम करने के लिए शपथ ली। एंड मार्टर्स कमेमोरेटेड यानी कि उन सभी शहीदों को देश के नाम पर याद किया गया। फिफ्थ पॉइंट, ए सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वॉज पुट इन प्लेस एंड इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन्स विद इन इट्स टेरिटरी। इसका मतलब है कि ओल्ड मोनार्की सिस्टम को रिमूव करके एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम फॉर्म किया जाएगा जिसमें सभी के लिए यूनिफॉर्म लॉज बनाए जाएंगे, यानी कि सभी के लिए सेम रूल। यहाँ पर सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से मतलब है ऐसी हायर अथॉरिटी से है जो एक ज्योग्राफिकल एरिया पर सेम रूल अप्लाई करेगी और अपनी पावर को लोअर लेवल पर भी डिस्ट्रीब्यूट करेगी, जैसे हमारे इंडिया में होता है। सिक्स पॉइंट, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ और फ्रांस के जो लोग थे उनके जितने भी ड्यूज़ थे उनको कम्प्लीटली फिनिश कर दिया गया। यहाँ पर इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ से मतलब था कि एक एरिया से दूसरे एरिया में गुड्स को लाने ले जाने, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के टाइम बॉर्डर क्रॉस करने पर जो टैक्सेस लिए जा रहे थे उनसे था। और सभी जगह पर एक जैसे वेट्स एंड मेजर्स एडॉप्ट किए गए। यूनिफॉर्म वेट से मतलब था कि सभी जगह पर मेजरमेंट की यूनिट सेम रहेगी। लास्ट पॉइंट में हम देखते हैं कि रीजनल डायलेक्ट्स को डिस्करेज किया गया, यानी कि एरिया वाइज जो बहुत सारी बोलियां और भाषाएं थी उन्हें प्रमोट ना करके फ्रेंच लैंग्वेज को प्रमोट किया गया, जो कि पहले से ही पेरिस में लिखी और बोली जाती थी। अब वो फ्रांस की एक कॉमन लैंग्वेज बन गई। इस तरह से इन सभी चेंजेस और मेजर्स के थ्रू फ्रांस में वहाँ के सिटीजन्स में सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट की गई। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।